आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अब बात होने जा रही है उस महामारी की जिसकी वजह से हम पिछले लगभग 3 बरसों से परेशान हैं और पूरी दुनिया में जिसने आफत ढा रखी है। और इस वक्त एक सबसे ज्यादा बड़ा कहर वो चीन में ढा रहा है। महाशक्ति होने का दावा करने वाले देश कोरोना के आगे सरेंडर हो गए। इनमें सबसे बड़ा नाम चीन का ही है। चीन में मीडिया पर सख्त पहरे के बावजूद जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर दिल बैठा जाता है। वैसे तो जापान, अमेरिका और यूरोप के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। वहां की सरकारों की जवाबदेही है, इसीलिए वहां का सच सामने है, एक्शन भी हो रहा है। भारत की अगर बात करें तो अभी तक भारत में किसी खतरे की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जो अनुभव बता रहा है वो ये कि पश्चिमी देशों में जब मामले बढ़ जाते हैं तो उसके 25-30 दिन के बाद भारत में भी एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज होती है। इसके लिए अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। भारत में अभी कोई पैनिक बटन प्रेस नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार जरूर एक्टिव हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को साथ लेकर अभी से कोरोना के चैलेंज को, और डबल चैलेंज है, उसे लेकर आगे बढ़ने को कहा है। हड़बड़ी भी नहीं मचनी है और अलर्ट भी रहना है। सबसे पहले आपको हम अभी तक का जो ताजा अपडेट है वो बता दें। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कई राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्र ने कोरोना पर कई निर्देश जारी किए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि खास तौर पर क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान राज्य सख्ती बरतें। हर जिले में मरीजों की मॉनिटरिंग हो। जरूरत पड़े तो जिनको खांसी जुकाम है या जो सांस के मरीज हैं उनका कोरोना टेस्ट जरूर कराया जाए। जितने भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें से जो पॉजिटिव मिलते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो। अस्पतालों में अभी से बेड और डॉक्टर्स की पूरी व्यवस्था की जाए। हर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करने की भी बात कही गई है। और इन तमाम बातों को पूरी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारें देखें ताकि कोरोना के मामले जब बढ़ते हैं तो उसे रोका जा सके और अभी से पूरा देश उसके लिए तैयार रहे। आज एक अच्छी खबर यह आई कि देश में नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यह बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। तो अगर आप वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं और अब बूस्टर डोज लेना चाहते हैं, जो सरकार कह रही है जरूर लें, तो आप ये जो नेजल डोज है यानी 2 बूंद दवा की आपकी नाक के जरिए आपको दी जाएगी, तो ये वैक्सीन आप ले सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज के ग्राउंड प्रिपरेशन जानने के लिए 27 दिसंबर को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा और बहुत ही जल्द फेस्टिवल सीजन के लिए एडवाइजरी जारी होगी। चीन में जो हालात हैं उससे हमें क्या सबक लेना है, वहां कौन सी गलतियां हुई हैं जो हमारे लिए नसीहत हैं। आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ कई सीनियर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, केवल भारत से नहीं बल्कि और कई मुल्कों से भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, थोरैक्स सर्जन मेदांता के। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। शेखर मांडे साहब, पूर्व डीजी CSIR, मांडे साहब का स्वागत है। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ हैं अमेरिका की पेंसिल्वेनिया से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर रजय नारायण, डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस UK से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रजय नारायण स्वागत है आपको। डॉक्टर संजीव चौबे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन है। यूं तो वो चाइना में प्रैक्टिस करते हैं, इस वक्त भारत में है, शंघाई में कई वर्षों तक वो रहे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। तो मैं शुरुआत चौबे साहब आपसे करना चाहता हूँ। अभी कई राज्यों का जो डेटा है वो आज सामने आया है और हम देख रहे हैं कि उसमें चीन का डेटा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वहां कोई डेली अपडेट जैसे भारत या और मुल्क जारी करते हैं वो चीन जारी नहीं करता। तो जो वहां पता चल रहा है वो वहां के नागरिक ही, अंदर रहने वाले लोग ही, वही कोई सोशल मीडिया पर डाल रहा है, कोई वीडियो बना करके डाल रहा है, या बाहर से हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं अपने एक एजुकेटेड गेस के तौर पर अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन आप जापान में देखें 1.5 लाख के ऊपर मामले हैं डेली के। साउथ कोरिया में 67,000, यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में 65,000 के ऊपर है, फ्रांस में लगभग 49,000 हैं, और ब्राजील में 41,000, जर्मनी में 32,000, और भारत में इसका आंकड़ा जो है 153 है। एक दिन के अंदर हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, तो एक भारी गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे, चीन में अगर महामारी आई है या वेस्ट में अगर मामले बढ़ रहे हैं तो भारत में भी देर सवेर ये बातें हो सकती हैं। आप सहमत हैं डॉक्टर चौबे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इसमें सतर्कता की ज़रूरत है और सर्विलेंस और अपना जो अलर्टनेस वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कब स्थिति अच्छे से ख़राब में चली जाए ये प्रिडिक्ट करना ये डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी हम लोग का ये मानना है कि हम लोग एक ऑलरेडी बहुत बड़े फेज को गुजर चुके हैं जिसमें काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। बट फिर भी जिस हिसाब से ये फैल रहा है और अगर ये वायरस फिर से कुछ डेडली रूप में म्यूटेट करता है और उसमें वैक्सीन अगर जो है पार्शियली वर्क करती है तो ये हमारे लिए कंसर्निंग है। इसलिए हमें इसमें अलर्ट रहने के लिए और क्लोज सर्विलेंस रखने की जरूरत है जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। मेरा सवाल आपसे अगला ये भी, यही सवाल बाकी मेहमानों से भी पहला होगा।
ये बताएं, भारत सरकार के ने ये साफ कहा है कि किसी किस्म के पैनिक की जरूरत नहीं, और हम भी ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तैयारियों का स्तर जो है अब काफी बेहतर हो चुका है। लेकिन क्या कोई वेव जैसी परिस्थिति जिसमें रोजाना दसियों हजार मामले आने शुरू हो जाते हैं, कई बार वो 1 लाख 2 लाख के ऊपर चले जाते हैं, हमने पहले होते हुए ऐसा देखा है, भारत में ऐसी परिस्थिति क्या निर्माण हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, भारत में ये है कि भारत ऑलरेडी हम लोग इस फेज से गुजर चुके हैं 2021 में, तो हमारे पास ऑलरेडी एनफ इम्यूनिटी है, हमारे वैक्सीन काफ़ी कारगर हैं। बट ये है कि जैसे चाइना ओपन हो गया है, चाइना के लोग बाहर मास एक्सोडस हो रहा है, वहाँ से लोग बाहर निकल के भाग रहे हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो एज ए कैरियर उस कंट्री में जाकर स्प्रेड भी कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी तक तो एज सच कोई हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से बाकी, जैसे यूरोपियन कंट्री आपने मेंशन किया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, ये कंट्रीज़ में जिस तरह से फैला है, अगर वो वेव हमारे पास भी आता है तो ये डेफिनेटली कंसर्निंग है। इसलिए हमें क्लोज वॉच रखने की ज़रूरत है, और अभी से ही सिर्फ प्रिकॉशन रखने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर अरविंद, यही सवाल सर मेरा आपसे, और ये जाहिर है कि हर भारतीय के मन में आज ये एक ही सवाल है, क्या भारत के अंदर एक बार फिर हम कोई कोरोना की लहर जैसी हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में बनते हुए, जब मामले हजारों से शुरू होकर के दसियों हजार में और फिर लाखों में पहुंच जाते हैं डेली काउंट? सौरभ जी, आज की तारीख में इसका एक थ्योरेटिकल आंसर ही दिया जा सकता है। अगर आपका सवाल है कि क्या ये हो सकता है, तो इतिहास पे अगर हम 2 साल पहले पे नजर डालें, जैसा कि डॉक्टर संजीव ने भी कहा कि 2020 में भी यही हुआ था। यूरोप में जनवरी फरवरी में हाहाकार मचा हुआ था, और उसके ठीक 2 महीने के बाद मार्च में ये हमारे यहाँ शुरू हुआ। सेकेंड वेव में भी ऐसा ही हुआ था, और ओमिक्रॉन वेव में भी ऐसा ही हुआ कि वेस्ट में और यूरोप में जो वेव आती है उसमें 1 डेढ़ 2 महीने के गैप के बाद वही चीज हमारे यहाँ भी रिपीट होती है। तो कोई रीजन नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट होके बैठ जाएं कि नहीं नहीं ये तो चाइना में है, हमारे यहाँ नहीं आएगा। एट द सेम टाइम हमें पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। 2020 और 21 के मुकाबले आज स्थिति कहीं बेटर है। हमारी पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड है, हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन से भी है और इम्यूनाइजेशन से भी है। हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्ड है। लेकिन मैं 3 चीजों के लिए कहना चाहूंगा कि इस समय मैं आपके टीवी के माध्यम से अपील करूंगा कि इस समय हम सबको, सरकार उसको मैंडेट करे या ना करे, मास्क लगाना फिर से शुरू कर देना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जो सेलिब्रेशंस वगैरह, और खासकर से अगले 7 दिन तो पूरे सेलिब्रेशंस के हैं, जहां तक संभव हो एटलीस्ट उस जगहों पे हम भीड़ इकट्ठी ना करें, और जो भी डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का हम पालन करें। एक तो ये। दूसरा, पिछले 2-3 महीने में हम सबकी टेंडेंसी हो गई थी, मैं भी इंक्लूडेड हूं, कि अगर हल्का फुल्का फीवर हो तो हम उसकी टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। तो आई थिंक अब ये समय आ गया है कि जैसा पहले था कि कोई भी फीवर हो तो आप प्लीज टेस्टिंग कराएं। सो वी नीड टू बी कॉशियस। हमें टेस्टिंग की जरूरत है, और जो टेस्ट में पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनकी जीनोम टेस्टिंग मैक्सिमम होती रहे। आज की तारीख में सौरभ जी, अगर हम ये 3 स्तर पे काम कर लें तो मेरे ख्याल से हमारा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। अगले 1 हफ्ते में जैसे जैसे स्थिति अनफोल्ड होगी, इस रिस्पॉन्स को हम अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम ये दोबारा चर्चा क्यों कर रहे हैं कि देश में कोविड की क्या हालात है। उसकी वजह यह है, केवल चीन में जो हुआ वो नहीं, भारत में अब सरकारी स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी इसको लेकर तैयारियां की जाने लगी हैं, और निर्देश बड़े साफ हैं कि एक बार अभी से सारे जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ कोरोना के जब मामले ज्यादा थे उस वक्त जो थी, उनको उसी स्तर पर एक बार ले जाकर के चेक किया जाए। इसके लिए मॉक ड्रिल होने जा रही है अलग अलग राज्यों के अंदर। तो अस्पताल हमारे गेयर्ड अप हैं कि नहीं है, हमारे यहाँ जरूरत पड़े तो पर्याप्त बेड्स की पूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस ना हो, ये सारी चीजें देखना, इसको लेकर अभी से जो है एक अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। मांडे साहब हमारे साथ है। मांडे साहब, इसका मतलब सरकार दूरदर्शिता दिखा रही है, अच्छी बात है, और हो सकता है कि एक्सपर्ट्स का कोई एंटिसिपेशन भी हो कि आने वाले वक्त में जो है मामले बढ़ेंगे भारत में। ऐसी बात है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं कल या परसों में, हमारी समझ में काफी सकारात्मक कदम है। हमारी तरफ से हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर अरविंद ने भी कहा।
तो इसमें घबराहट की बात नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से अगर आंकड़े ऊपर जाते हैं और जैसे कि डॉक्टर अरविंद ने कहा कि किसी को बुखार आता है, हल्का-फुल्का या सर्दी-जुकाम होता है, वो अगर टेस्ट कर ले, अगर मान ले कि उनको अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो अपने आप को आइसोलेट क्वारंटाइन करके जो फैलने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसे कम कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं कि सरकार ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। आज ही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बैठक करके उन्हें बताया कि किस तरह से हम लोग सतर्क रह सकते हैं। ये बड़े सकारात्मक कदम है। ऐसा ना हो कि जब नंबर बढ़े और हम अपने आप में कोई खामियां पाए, तो इसलिए ये जो कदम सरकार ने उठाया बहुत सही कदम है। अच्छा, जैसे आप डेली केसेस की बात करें, मैं बता भी रहा था, तो एवरेज डेली केस दुनिया भर के मुल्कों में और भारत में जो है उसकी उसकी एक आप तुलना करें तो फिर चीन का आंकड़ा नहीं है। चीन में तो बताया जा रहा है कि दसियों लाख लोग केसेस जो है रोजाना आ रहे हैं। कुछ लोगों ने, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने ये ऐसा भी दावा किया है कि चीन में एक दिन के अंदर 2 से 3 करोड़ केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि इसका कोई डेटा सच जो है जारी नहीं होता चीन की तरफ से, तो हम किसी डेटा के आधार पर तो नहीं ये कह रहे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा जरूर कहा है। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत रिलेटिवली बहुत सेफ पोजीशन में है। 21 दिसंबर को जो हफ्ता खत्म हुआ, एवरेज डेली केस उस हफ्ते के अंदर भारत में 153 आया है। इसकी जापान से आप तुलना करें तो वहां 1.5 लाख मामले हैं। अब मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर रवि गोडसे के पास। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है भारत में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी चौथी लहर, जो हम मानते हैं कम से कम चौथी लहर अगर होगी आने वाली, अगर आई तो उसकी संभावनाएं हैं, या हमारी मास इन्फेक्शंस की वजह से भी और हमारी वैक्सीनेशन की वजह से भी अब वैसे हालात नहीं बन सकते भारत में? भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। ओके। भारत अभी महफूज है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां डबल प्रोटेक्शन है। नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत हुए हैं और वैक्सीनेशन भी, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में हुआ था, और वैक्सीन की एफिकेसी सीरियस डिसीज के खिलाफ। लेकिन मुझे डर सिर्फ एक बात का है कि डर के वजह से हम कोई उल्टे सीधे कदम ना उठाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टेस्टिंग बढ़ाए। मेरा मानना ये है, ये पूरी तरह से गलत है। टेस्टिंग बढ़ाना, ये सबसे बड़ा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, मेरा मानना है विश्व की सबसे बड़ी पागलपंती है। करना नहीं, उसके बारे में बात करना सबसे बड़ी पागलपंती है। आप टाइटैनिक पे हो, आइसबर्ग पे ठोका है, तो अभी आइसबर्ग कितने बार नापोगे? मैं टेस्टिंग के बारे में इतना ही कहूंगा। अगर कोई आदमी 75 साल का है, उसको कैंसर है, उसको एंड स्टेज रीनल डिसीज है, आपने उसका टेस्ट कर दिया और वो पॉजिटिव आया, तो आपको को क्या ट्रीटमेंट दोगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो कोई अभी चलता नहीं है। रेमडेसिविर का 3 दिन का प्रोटोकॉल है, पाश्चात्य देशों में यूज करते हैं, इंडिया में नहीं है वो। निर्माट्रेलविर दवा 13 महीनों से पाश्चात्य देशों में है, अपने यहाँ अभी तक नहीं है, सितंबर में बनने वाली थी। एनसेट्रेलविर करके दवा है, जापान से आई है नवंबर में, अपने यहाँ कोई बात भी नहीं करता। एव्यूशेल करके इंजेक्शन है, इम्यून सप्रेस लोगों को लगता है, किसी ने नाम भी नहीं सुना है, गूगल करना पड़ेगा। तो अगर आप टेस्ट पॉजिटिव करके रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट का करोगे क्या? मेरा मानना यह है कि जो लोग हाई रिस्क नहीं है, उन बाकी सब लोगों का टेस्टिंग मत करो। एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग मत करो। जो लोग सिम्प्टोमेटिक है लेकिन लो रिस्क है, उनका टेस्टिंग मत करो। क्यों पता है सौरभ जी? अगर खुदा न करे आपको खांसी आ रही है, आप जैसे करोड़ों सौरभ है, आपका टेस्टिंग किया, तो करोड़ों टेस्टिंग का रिजल्ट पेंडिंग है, तो जिस आदमी का टेस्ट रिजल्ट आना चाहिए, उसका रिजल्ट आने में 3 दिन से ज्यादा दिन लगेंगे। मतलब कुंती माता खास रही है और हम टेस्टिंग करेंगे अर्जुन, भीम और डॉक्टर साहब, युधिष्ठिर का। अभी आपने जैसे कहा ना कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन ये चल रहा है भारत में, यही हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल है। ये गलत है। इसमें बीच में एक और स्टेज है आइसोलेशन की। तो अगर मान ले मुझे कोरोना हो गया है, तो मेरा टेस्ट से मुझे पता चलेगा, तो मैं कम से कम अपने घर में तो बैठूंगा, मैं बाजार में घूम के या अपने दफ्तर में आके और लोगों को तो इन्फेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है सौरभ जी, आप टेस्ट करिए तो 2 तरह के फायदे हैं, एक आपके लिए और एक समाज के लिए। समाज के लिए ये फायदा है कि आप आइसोलेट करोगे, समाज में नहीं जाओगे। आपके लिए फायदा है कि आपको पता चलेगा आपको कोरोना है जी। लेकिन अगर आपको पता चला कोरोना है, तो क्या ट्रीटमेंट लेने वाले हो? ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं। और अगर आप बाहर जाते हो, अगर आपको सिम्टम है, तो बाहर मत जाओ। इसीलिए तो आप सिम्टम है तो
आपने करोड़ों लोगों का टेस्टिंग चालू कर दिया तो किसी का भी टेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। डॉक्टर और जब अरविंद, आप डॉक्टर कह अरविंद रहे थे- आपकी दोनों बातों पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना कहता हूं सर, ये मुझे हिंदुस्तान के लिए तो 100% कह सकता हूं, बाकी जगहों का मैं जानता नहीं। अगर सर्दी खांसी है किसी को तो वो इस वजह से तो कतई घर पर नहीं बैठने वाला, वो अपने काम पर जाएगा ही जाएगा। उसको झेल लेगा कि मुझे हल्का बुखार है, चलेगा, मैं क्रोसिन खा लूंगा बाजार में और मैं अपने दफ्तर जाऊंगा, लेकिन वो उसके लिए घर पर नहीं बैठता। हाँ, उसको अगर ये बता दिया जाए कि तुमको कोरोना है तो जरूर अपने घर में एक कमरा अलग से उसमें अपने आप को बंद कर लेगा। डॉक्टर अरविंद कुछ कह रहे थे आपकी बात पर। जी डॉक्टर साहब। सौरभ जी, मैं पूरी रेस्पेक्ट के साथ अपने माननीय को पैनलिस्ट की बात से कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा कि टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं, सजेस्टिव सिम्टम्स हैं, उसको टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, नहीं तो आपको कभी कुछ पता ही नहीं लगेगा। और दूसरा, आप खुले हुए समाज में घूमते रहेंगे। और फिर जो चाइना में हो रहा है, ये इसीलिए हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहां एजिटेशन हो रहा था, उससे गुस्सा आकर के उन्होंने कहा जाओ कुछ नहीं करते, सब कुछ खोल दो, जिसको इन्फेक्शन होना हो, जिसको मरना है मरो। और आज देखिए उसका क्या हालत है। तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अब वो टाइम आ गया है जहां हमें टेस्ट करना चाहिए। टेस्टिंग से दो फायदे हैं, एक तो उस व्यक्ति का पता लगेगा और दूसरा जो आपको टेस्ट में पॉजिटिव सैंपल मिलेगा, आपको उस सैंपल की जीनोम टेस्टिंग करके हमारे कम्युनिटी में कौन सा वेरिएंट चल रहा है ये सब जानने का भी मौका मिलेगा। उनका दूसरा पॉइंट था, उस पर भी डॉक्टर साहब आप रिप्लाई कर दें। उन्होंने ये कहा कि अगर आप पॉजिटिव पाए गए, कोई शख्स टेस्ट में रिजल्ट में आ गया, तो उसका उपचार कैसे करना है, उसका कोई सेट प्रोटोकॉल है क्या भारत में? नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, पिछले सेकेंड वेव में भी और थर्ड ओमिक्रॉन वेव में भी एक क्लियर कट होम आइसोलेशन की क्या गाइडलाइंस है, आदमी को होम आइसोलेशन एंड करके हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, हॉस्पिटल में आपको कब आईसीयू में, कब वार्ड में, कब वेंटिलेटर पे, एक बार आप पता लगेगा तब तो आप उस सीक्वेंस में जाएंगे ना। तो मैं बार बार दोबारा ये कहूंगा कि नहीं, हमारे देश में टेस्टिंग और आइसोलेशन ये एक प्रूव मेथोडोलॉजी है और हमें उससे डिविएट नहीं मेरे ख्याल से करना है। डॉक्टर सौरभ रवि जी। भी इंसिस्ट कर रहे हैं अपनी बात पर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। ये अगर जनवरी 2022 में पूरा इंडिया खास रहा था, 2 करोड़ लोगों का ट्रेसिंग आइसोलेशन कब करोगे? 2 करोड़ लोगों का पूरा इंडिया खास रहा था, कितने टेस्ट हो रहे थे? आप कहे कि हॉस्पिटल बेड बंद है, प्रोटोकॉल बने हैं। प्रोटोकॉल इस वजह से होने चाहिए कि वो हॉस्पिटल में बेड में जाए ना बंदा, उसे हॉस्पिटल से जाने से रोकना है। अगर उसे हॉस्पिटल जाने से रोकना है तो सौरव जी आपसे पूछ रहे थे कि इंडिया में आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, कौन सा ट्रीटमेंट है अभी जो देके आप वो आदमी से ऐ करेंगे, वो पहुंचेगा नहीं। मेरा मानना ये है कि अभी चल रहा है कि हम लोग सडनली देख रहे हैं कि कैसे अभी टेस्टिंग करो। एक शोले करके मूवी था, उसमें माँ कहती है बेटे तू रो रहा है तो गब्बर आएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि गब्बर आ रहा है इसलिए बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे रो रहे थे चाइना में इसलिए माँ ने दरवाजा खोला और बाद में गब्बर देखा, वो अपने काम से जा रहा था और माँ डर गई। चाइना में न्यूज आ गई और हम गड़बड़ा गए। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, काफी लोगों को हो जाएगा। चाइना के बारे में डॉक्टर चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, वो पूछ रहे थे कि मतलब बच्चा पहले रोया या गब्बर पहले आया। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर रवि गोडसे से कि अगर हम 2020-21 का हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हमारे पास आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, गाइडलाइंस और सारे सपोर्टिव एंड जो क्योर करने के मेजर्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो तीसरी बात यह है कि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो डेटा नहीं आएगा, और जब डेटा नहीं आएगा तो हम कैसे सीवियरिटी को नाप पाएंगे या उसको देखा पाएंगे और लोगों को कैसे सतर्क कर पाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है, ये बात सही है, बट टेस्टिंग तो जरूरी है और टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। डॉक्टर नारायण, मैं इसके बाद आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर रवि गोडसे का कहना है कि भारत में ये जो मास स्तर पर, मास लेवल पर टेस्टिंग जो होती है, जिसके आज आदेश दिए गए कि टेस्टिंग बढ़ाइए,
वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि अगर कोई पॉजिटिव भी हो जाए तो एक तय पैमाना तो हो कि क्या आपको उपचार क्या देना है, ट्रीटमेंट क्या देना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये लोगों के बीच में बार बार लाखों टेस्ट एक दिन के करना, इसकी कोई आवश्यकता भारत में उनको दिखाई नहीं देती। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं देश में कोरोना को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों ने हाथ मिलाकर एक बार फिर तैयारियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। अपील भारतवासियों से सरकारों ने 3 की हैं कि आप सबसे पहले मास्क लगाना शुरू कीजिए जो छोड़ दिया है। दूसरा, अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है किसी ने तो जाकर के तीसरी वैक्सीनेशन की डोज ले ले। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हम लोग दोबारा से करना शुरू करें। और सरकारों से यह कहा गया है, राज्य की सरकारों से यह कहा गया है कि वो अपने यहां पर व्यवस्थाएं एक बार फिर से दुरुस्त करना शुरू कर दें। अस्पतालों में कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ सकती है, कितने डॉक्टर्स की, कितने स्टाफ की, कितनी पीपीई किट्स की, कितने वेंटिलेटर्स की, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ सकती है, इसका पहले से अनुमान लगा करके पर्याप्त तैयारियां रखें, ताकि भगवान ना करे मामले बढ़ते हैं और उसके बाद हमें जरूरत पड़े तो फिर हम किसी के मुंह ताकते ना पाए जाएं। मेहमान हमारे साथ बने हैं डॉक्टर रवि गोडसे ने एक इंटरेस्टिंग बात की हमसे हमारे साथ ब्रेक से पहले। उन्होंने कहा कि इतनी सारी टेस्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे लोगों में केवल पैनिक होता है और फायदा कुछ नहीं होता। मैं डॉक्टर अजय नारायण के पास जाना चाहता हूं। मैं अगर सही समझा उनकी बात को तो वो ये सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नारायण कि अगर मान लें पूरे देश के अंदर इतनी मास लेवल पर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारे यहां माना गया कि दूसरी और तीसरी लहर में हो गए, तो सबका टेस्ट थोड़ी हुआ, और जितनों का हमने टेस्ट किया हमने उससे हासिल क्या कर लिया, फिर भी करोड़ों लोग इन्फेक्ट हुए। जी शुक्रिया सौरभ। मैं डॉक्टर गॉडसे का जो ये कहना है मैं समझ सकता हूं कि इंडिया का कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, चूंकि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है कि इतने सारे टेस्टिंग करने में बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन आप ये समझें कि आज के दिन में डॉक्टर अरविंद दिल्ली में और इंडिया में जैसे केसेस कॉन्फिडेंटली मैनेज कर रहे हैं या मैं लंदन में मैनेज कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हम लोग जो 2-3 वेव देख चुके हैं डेल्टा और ओमिक्रॉन का, उसका जितना डेटा हमने अभी तक गैदर किया पूरे यूरोप से, अमेरिका से, भारतवर्ष से, उस डेटा के आधार पर आज हम लोग कॉन्फिडेंटली बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वैक्सीन अच्छा है, ये वैक्सीन खराब है, ये वैक्सीन से फायदा, ये वैक्सीन से फायदा नहीं है। चाइना इस सिचुएशन में इसलिए पहुंचा है क्योंकि चाइना की वैक्सीन जो थी वो काम नहीं कर रही थी, उसका कोई डेटा नहीं था, उसका कोई एफिकेसी नहीं था। हम जानते हैं, ये लोग सबको जानते हैं ये बात को। एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते कि चाइना आज इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ा है। लेकिन अभी जरूरत यह है कि हम लोग एहतियात बरतें, प्रिकॉशन में रहें, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि सिर्फ BF.7 ही है जिसके चलते चाइना में इतने लोगों का डेथ हो रहा है या कोई और वेरिएंट है। चाइना कभी कोई डेटा शेयर नहीं करता है, तो इसलिए जरूरी हमारे हिसाब से कि जो रिसर्च ने साबित किया है, जो एविडेंस ने साबित किया, हम लोग को रिसर्च के बेसिस पर चलना। उसका मतलब यह है कि हम लोग टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें लोगों का, जीनोम सीक्वेंसिंग सरकार की तरफ से तेजी से बढ़ाना चाहिए। और ऑब्वियसली उसको डिपेंड करता है कि केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को अपना मेजर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से टेस्टिंग के चलते और जीनोम सीक्वेंसिंग के चलते, डेटा के चलते, रिसर्च के चलते ही आज हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के कोविड के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिसर्च और एविडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी मेडिसिन में बैटल नहीं जीता जा सकता। और मेडिसिन में देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, चूंकि चाइना में हम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ BF.7 और चाइना की वैक्सीन के चलते अगर लोगों को डेथ हो रहा है तो ये बेवकूफी होगा हम लोग का सोच के कि भाई ये चाइना का बाद प्रॉब्लम है, चाइना का प्रॉब्लम है, चाइना में छोड़ दो। मेडिसिन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। जो ये तो देखें, ये तो बात साफ है, 3 साल में हमें सिखा दिया इस वायरस ने कि वो कहीं से भी दरवाजा बना के घुस सकता है। वो दरवाजा बनाए, खिड़की बनाए, रोशनदान बनाए, लेकिन वो आ जाता है कहीं से भी। तो ये वायरस हमारे यहाँ नहीं आएगा, ये हम नहीं मान सकते। लेकिन जो बाकी हमारे मेहमान कह रहे हैं डॉक्टर नारायण, वो ये कह रहे हैं कि हमें जितनी इम्यूनिटी हासिल है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे यहां पर बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। जी एब्सोल्युटली। मैंने जैसे बताया कि हमने जो वैक्सीन लिया है वो सेम वैक्सीन है जो कि आप इंडिया में लेते हैं, वही वैक्सीन हमने यहाँ यूके में, यूरोप में भी लिया है। उसकी एफिकेसी हम देख चुके हैं, उसकी ताकत देख चुके हैं कि इतने अच्छे से लोगों को बचा के रखता है। लेकिन ये भी बात जरूरी है कि आप समझे कि BF.7 के अगर केसेस इंडिया में बढ़ते हैं तो कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो होते हैं, जो इन्फेक्ट होते हैं जल्दी, जिनमें वायरस जल्दी जाता है, जिनको
जिनकी तबीयत ज्यादा खराब करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि नया म्यूटेशन एक आ जाए, नया प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो इसलिए जैसा डॉक्टर अरविंद बता रहे थे कि स्क्रीनिंग जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना जरूरी है, ताकि हम लोग अलर्ट रहें, ताकि हम लोग जान सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और उसी हिसाब से हम लोग स्टेप्स ले सके। देखिए, सरकार तो एनकरेज कर रही है टेस्टिंग को और लोगों से, और ये भी कह रही है एजेंसी से कि जरूरत पड़े तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम भी किसी में पाए जाएं तो आप उसको टेस्ट कीजिए, नौबत आने पर उसको भी टेस्ट करें, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें उसको भी। और लोगों से भी कह रही हैं अपने सिम्टम्स को हल्के में मत लीजिएगा। डॉक्टर गोडसे, फिर मैं आता हूं डॉक्टर मांडे के पास। जी डॉक्टर गोडसे, आप सहमत हैं? कई लोगों ने कहा क्यों टेस्टिंग जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक कोई बस कंडक्टर है दिल्ली में, ओके, उसकी टेस्ट पॉजिटिव आती है, टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले, लक्षण आने के पहले 48 घंटा वो आदमी दूसरों को दे सकता है कोविड। इसीलिए वो महामारी 100 साल में एक बार आती है। इसीलिए सिम्टम आने के पहले, लक्षण आने के पहले 48 घंटा वो लोगों को सिम्टम दे सकता है। एक बस कंडक्टर आता है दिल्ली का, आप उसे टेस्ट करवाते हो तो उसको सिम्टम आने के 48 घंटा पहले वो किन लोगों के संपर्क में आया था, ठीक है, ये सोचना भी गलत है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात है, आपने कहा, डॉक्टर नारायण कह रहे थे कि कोई अगर आदमी है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमने उसका टेस्टिंग कर दिया। मैं अभी पूछ रहा हूं, 5 पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पॉजिटिव है, आप क्या करोगे उनके लिए कि वो अस्पताल नहीं पहुंचेंगे? ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट मैं है, आता हूं ट्रीटमेंट वाली बात पर मैं जवाब लेता हूं, लेकिन लेकिन ये क्विकली टेस्टिंग आइसोलेशन पे इतना ही कहूंगा। गोडसे साहब, ये भी कहा अभी मेहमानों ने कि टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा नया स्ट्रेन आ गया या कौन सा नया वेरिएंट आ गया, उसकी वजह से हम अपनी दवाओं की, हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है वो भी हम पता लगा पाए कि ये इस पर काम करती है कि नहीं करती है। वो बहुत डिफिकल्ट है जेनेटिक एनालिसिस करना। उसके जो रिएजेंट्स लगते हैं जेनेटिक, वो रिएजेंट्स कब के खत्म हो चुके थे। अभी आप ऐसा मुझे 5 लैब्स के नाम बताओ जो आप जानते हो जो ये जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, टेस्टिंग ट्रेसिंग के एकदम प्यार से कहूंगा, भारत तो अपनी माता है, कि ये जो सामने है वो कीचड़ का दरिया है और उसे आराम से पार करना है, सुकून से। अगर कीचड़ में पैर डालने के पहले पहला छींटा उड़ा तो आप कर रहे कि ये कहां से आया, टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन, ऐसा नहीं होता। ये पूरा दरिया है, वैक्सीन लिया है, अभी सुअर के तरह उसे गुजरना है वो कीचड़ से। वो ऐसा पहले हुआ था। भारत में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा और उसका रीजन 2 शब्दों में दिया जा सकता है, और वो 2 शब्द है दूसरी लहर। दूसरी लहर में हमने इतने कष्ट उठाए हैं कि हम अभी महफूज है, ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में पहुंचने वाले नहीं है। ये टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन करके आप, भारत का मैरिज सीजन है, जो गरीब गरीब लोग हैं, केटरिंग करते हैं, बस ड्राइवर्स है, आप उनको मायूस करके, क्या मायूसी से आदमी नहीं मरता, भूख से नहीं मरता, ना उम्मीदी से नहीं मरता। आप इंडिया का अच्छा, हॉलिडे गोडसे साहब चलें, ठीक, अभी तो टेस्टिंग होगी भारत में, ये तय, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिया है। अब मुझे आप बताएं, फर्ज करें, मैं मांडे साहब आ रहा हूं, फर्ज करें भारत के अंदर एक दिन में 1 लाख केस आना शुरू हो गया, जो रिकॉर्ड पर है पॉजिटिव केस, और ये हम सब जानते हैं कि जो जितने टेस्ट होते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंफेक्शंस ऑलरेडी समाज के अंदर होते हैं, लोगों के अंदर होते हैं, यानी कई लाख डेली केसेस अगर हो रहे हों तो हम सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल चलने दें। शादी ब्याह में लोग जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, मैरिज हॉल्स भरे हुए हैं, पार्टीज हो रही हैं न्यू ईयर की, सब कुछ एज इट इज चलने दें। अगर लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं तो आप केसेस गिनना ही बंद करो, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कितने देखो। ठीक है, देखो, मानो केसेस है, बूंदे है, बारिश की बूंदे है, ओके, आप छाता लेके खड़े हो, आपको क्या फर्क पड़ता है 10 बूंदे गिरी या 5000 गिरी, आप गाना गाओ, प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपने तो वैक्सीन ली है, आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, आपको तो प्रोटेक्शन है। अगर कोई अस्पताल, देखो ओमिक्रॉन में कितने एक दूसरे को पकड़ के नाक में नली डाल के ओमिक्रॉन निकाला, क्या हुआ, ठीक है, कितने लोग अस्पताल पहुंचे, ये गलत है। नहीं, ठीक है सर, मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। नहीं, आप एक तो आपके उदाहरण जो हैं बड़े लाजवाब होते हैं जो आप एनालॉजीज देते हैं। अब आपके छाते वाला उदाहरण वो ये कह रहा है कि भाई जब आपके पास छाता है, तेज बारिश हो, ओले पड़े, क्या फर्क पड़ता है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास इम्यूनिटी है, तो कोई फर्क नहीं, क्यों गिनते हो कितनी बूंदे गिरी? डॉक्टर मांडे, ऐसी बात है कि गोडसे साहब से पूरी तरह असहमत है, इसलिए कि गोडसे साहब ने कहा कि सिम्टम होने से 2 दिन पहले से ही आदमी पॉजिटिव हो जाता है, सही बात है। लेकिन अगर वायरल लोड देखे किसी के शरीर में तो नॉर्मली 5वें या 6ठे दिन वायरल लोड मैक्सिमम होता है,
सिम्टम्स के बाद, और 10 से 12वें दिन तक वायरल लोड पूरा कम हो जाता है। इसमें हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक वायरल लोड काफी दिनों तक चलता रहता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या कोई दूसरे रोग के जो मरीज हो, उनमें वायरस काफी दिन तक रहती है। लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, उसमें मैक्सिमम वायरल लोड 5वें या 6वें दिन होता है, और उस दिन वो आदमी ज्यादा से ज्यादा फैला सकता है इस बीमारी को। तो पहले कुछ दिन में जो फैला जरूर सकता है, लेकिन इतना नहीं। और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की स्ट्रेटेजी हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं महामारी की, वो एकदम सही स्ट्रेटेजी है। इसलिए अगर टेस्टिंग करके अगर कोई पॉजिटिव पाया जाए और अपने आप को आइसोलेट करे, तो बाकी लोगों को कोरोना देने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। पांडे साहब, इसमें मैं अगर डॉक्टर गोडसे की बात को आगे बढ़ाते हुए, उनके आर्गुमेंट को आगे ले जाते हुए कहें, भाई सेकेंड वेव से पहले हमने हमारे यहाँ पर इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया था, वैक्सीन लगनी सबको शुरू हो गई थी, बड़ी तादाद में लग रही थी। उसके बावजूद हमारे देश में बिल्कुल मैसिव लेवल पर लोगों को इन्फेक्शन हुए, और हुए तो उसके बाद लोगों ने उसका दुख भी झेला है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई है, मौतें भी हुई हैं। नहीं, सही बात नहीं है। सेकेंड वेव जो था, इसका पीक जो था वो अप्रैल मई 2021 में था। उस वक्त हमारी टीका जो है जस्ट उपलब्ध हुआ था, और सरकार ने यह तय किया था कि सबसे पहले, क्योंकि जो टीका तैयार होना शुरू हो गया था, कि सबसे पहले जो 60 साल के ऊपर के हो या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हो, उनको सबसे पहले दिया जाए। और उस वक्त टीकाकरण शुरू हो गया था। लेकिन बहुत मासिव तरीके से आप जो कह रहे हो कि पूरी तरह से समाज में टीका हुआ था, वो नहीं हुआ था सेकंड वेव के समय में। उस वक्त टीकाकरण जारी था, लेकिन पूरी तरह लोगों को कवर नहीं कर पाए थे हम लोग। पूरी तरह हम लोग जो फर्स्ट डोज लोगों को दे पाए, वो करीबन सितंबर, अक्टूबर 2021 में हम लोग दे पाए थे फर्स्ट डोज। उसके तुरंत बाद दूसरा डोज लेके आज के दिन में हम लोगों ने 2.2 बिलियन लोगों को डोज दिया है। तो ये कहना सही नहीं है कि टीकाकरण हो गया था और फिर भी लहर आई, दूसरी लहर आई, ये सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम वायरल ट्रांसमिटिविटी होती है वो 5वें, 6वें या 7वें दिन होती है, तो इसलिए हम लोगों ने टेस्टिंग और ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लोगों को कह सके कि उनको आइसोलेट करें अगर पॉजिटिव। मेघाल से डॉक्टर कोट से आप सुन लें, बाकी लोग आप ही की बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, आप फिर कमेंट दे दीजिएगा अपना। डॉक्टर अरविंद कुछ कह रहे थे। सौरभ जी, शायद हम इसी बात पे पूरा प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। मैं इसको चाहता हूं कि इसमें क्लियर, क्योंकि देखिए पूरा देश आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है, और मैं कतई ये नहीं चाहूंगा कि लोगों को ये मैसेज जाए कि वो टेस्टिंग नहीं कराना है। भारत सरकार की पॉलिसी है, सारे डॉक्टर्स को अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी सब यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग है। हमारी मेडिकल साइंस आज की तारीख में डेटा, एविडेंस पर बेस्ड है। डेटा और एविडेंस आपको तभी मिलेगी जब आप टेस्टिंग करेंगे। और मैं डॉक्टर गोडसे को यह भी बताना चाहूंगा कि ये रिएजेंट्स और ये सब चीजों की कमी शायद 2020 में रही होगी, लेकिन आज की तारीख में एक इंसा कॉप करके एक नेशनल अलायंस बना हुआ है। 25 से ऊपर CSIR और बाकी एजेंसीज की लैब्स हैं जहां ये जीनोम टेस्टिंग बड़े मैसिव स्केल पे हो रही है, और उसको भी फर्दर स्केल अप किया जा रहा है। तो ये कहना कि हमारे यहाँ टेस्ट के किट्स नहीं है, हमारे यहाँ जीनोम टेस्टिंग नहीं हो सकती, ये शायद 2 साल पहले सही था, आज की तारीख में सही नहीं है। इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड जो टेस्टिंग की पॉलिसी है उस पर स्टिक करना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि ये लोगों में क्या संदेश जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारा तो काम ही ये है। तो ये सवाल अंत में, कुछ ही मिनट का समय बाकी है। डॉक्टर नारायण, आज आपको जो लोग सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या दोबारा कोरोना, लोग आमतौर पर ये पूछते हैं क्या कोरोना दोबारा वापस आ गया? इसका मतलब वो ये मान के चलते हैं कि कोरोना जा चुका है। मैं अभी तो 2 बात बताना चाहूंगा कि आज के दिन में हम लोग जितने भी डॉक्टर्स बने एलोपैथी में, वो रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक कि आपके पास डेटा नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, तब तक आप जानिएगा नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, और इस तरह का कोई भी डिबेट नहीं हो पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो मैसेज जाना चाहिए आज के दिन में सोसाइटी में, इंडिया में, कि अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने आप को भीड़ में जाने से बचाएं, मास्क पहनना शुरू जरूर कर दें, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और जो जरूरी है जिनको, उनको बूस्टर का डोज जरूर लगना चाहिए। क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं है कि आज से 1 महीने के बाद अगर हम लोग दोबारा ये डिबेट में बैठते हैं, उसमें भारत का सिचुएशन क्या होगा, इसकी जानकारी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। जी ठीक। डॉक्टर चौबे, खास करके जो सोशल मीडिया पर चीन के वीडियोज आ रहे हैं, उन्हें देख देख कर लोगों के मन में जो है ज्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत में फिर से ऐसी हालत हो सकती है, हमारे यहाँ भी अस्पतालों में इतनी लाइनें लग जाएंगी? चाइना में जो कंडीशन है वो सिंपल सी बात है कि उनको पता है कि एक जो
हॉस्पिटल डिज़ाइन किया गया है, 1000 बेड कैपेसिटी है जिसकी आईपीडी, और वो ओपीडी और अदर सर्विसेज मिलाकर कुल मिलाकर वो दिन का 10 से 15 हज़ार पेशेंट को कैटर करते हैं। लेकिन अगर अचानक से मास में 50,000 40,000 पेशेंट आने लगे तो डेफिनेटली उनकी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और वो जो है वो मिसमैनेज हो जाएगा। इसीलिए जहाँ भी हॉस्पिटल हैं वो सारे सिस्टम उनके कोलैप्स होते दिख रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि वो उतने के लिए प्रिपेयर्ड कभी थे ही नहीं। तो अब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं और हम लोग स्ट्रांग भी हो चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो उसको देखते हुए हमें ये करना है कि ऑलरेडी हमें इन्फेक्शन भी मिल चुका है और इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो दोनों तरफ से हम दुरुस्त हैं। लेकिन हाँ, अपना आँख बंद नहीं रखना है, हम एक्टिव रहना है। जी तो जो हमारे पैनल में मौजूद लोगों की, ज़्यादातर लोगों की राय है वो यही है, एक्सपर्ट्स की, कि आप टेस्ट भी कराएं, सरकार के सारे निर्देशों का पालन करें और सबसे बड़ी बात जो आपसे यानी हम सबसे कहा जाए इंडिविजुअली करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, बूस्टर डोज लेने के लिए, दूरी बनाकर चलने के लिए, वो हम अभी से शुरू कर दें तो शायद जैसा डॉक्टर गोडसे कह रहे या ने कहा शुरुआत में अपने पहले कमेंट में कि भारत में ये लहर ना आए या इतने मामले भारत में बने ही ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर मांडे हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कुरुक्षेत्र में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।